औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। जो आज की गुफ्तगू है, जो टॉपिक दिया है वो फ़ॉरेक्स के हवाले से है। फ़ॉरेक्स में ज़ाहिरन तो जो चीज़ शामिल होती है वो यही है कि चल रहा है, फ़ॉरेक्स के हवाले से हमारी बातचीत है। और फ़ॉरेक्स में नॉर्मली जो है जो चीज़ शामिल होती है वो फ़ॉरेन करेंसी की ख़रीदो फ़रोख्त का मसला होता है। क्या करेंसीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है ना। देखें, अगर आप ख़रीदो फ़रोख्त के अहकाम में जाके देखेंगी तो वहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, और वो ये कि ख़रीदो फ़रोख्त में जहाँ पर सूद का मसला आता है वो आता है उस सूरत में कि जब जो चीज़ बेची और ख़रीदी जा रही है, यानी जो पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था ना, चीज़ के बदले चीज़, जिन्स के बदले जिन्स, उसमें आता है कि अगर जो दो चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त हो रही हैं आपस में, दोनों हम जिन्सों और वज़न के ज़रिए या पैमाने के ज़रिए बेची और ख़रीदी जाती हों, तो वहाँ पर अगर कमी और ज़्यादती आए तो वो जो है वो सूद लाज़िम आता है। तो उसमें से अगर आप गौर करें तो उसमें इन्होंने शर्त लगाई है कि वज़न वाली चीज़ हो या पैमाने वाली चीज़ हो। लिहाजा अगर कोई चीज़ जो वज़न और पैमाने या पैमाइश वाली ना हो तो वहाँ पर मसलन अदद के ज़रिए बेची जाती हो, गिन के, तो वहाँ पर सूद लाजिम नहीं आता, वलो दोनों हम जिन्स भी हों और वलो एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा ही क्यों ना हो। मसलन 12 अंडे 14 अंडे के मुकाबिल में हमारे यहाँ अंडे गिन के बेचे जाते हैं ना, अददी हैं, वज़नी नहीं है। ईरान में जाएँ तो ये किलो के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आए तो ये अदद के हिसाब से बिकते हैं, तो अददी हैं। तो अगर आप 12 अंडे दें किसी को और उससे मुकाबिल में 14 अंडे लें तो अगरचे आप दोनों हम जिन्स हैं, अंडे के मुकाबिल में अंडा, एक तरफ कम है, एक तरफ 12 है, एक तरफ 14 हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो 2 अंडे आपने ज़्यादा लिए हैं ये सूद नहीं बनता, ये सूद नहीं है। इसके बरखिलाफ़ अगर आप 1 किलो चावल 1.5 किलो चावल के मुकाबिल में बेचें तो क्योंकि वो वज़न वाली चीज़ है, किलो वाली चीज़ है, तो वो जो आधा किलो चावल आप एक्स्ट्रा ले रही हैं वो सूद बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात को जहन में रखें कि जहाँ पर अददी चीज़ें होती हैं, अददी चीज़ों में सूद लाजिम नहीं आता अगर वो कम और ज़्यादा हों तो, ठीक है ना। यहीं से वो मसला भी वजूद में आ जाता है और क्लियर हो जाता है। अगर गौर करें आप कि मसलन ईद के ज़माने में हमारे यहाँ गड्डियाँ जो हैं नए नोटों की वो बिकती हैं, है ना। मसलन 100 रुपये वाली गड्डी हो 10,000 की, वो आपको 11-12 हज़ार में बेचेगा। मसलन 10 रुपये वाली हो, मसलन फ़र्ज़ करें 1000 की, वो मसलन आला 1200, 1400, 1500 जो भी बिलाखिर उसका होगा उसमें बेचेगा आपको। तो लोग पूछते हैं जी ये ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है या जायज़ नहीं है। मसलन हम नए नोट ले रहे हैं, ले कम रहे हैं, दे ज़्यादा रहे हैं। 100 नोट ले रहे हैं और मसलन मुकाबिल में 100 की बजाय 1100 नोट दे रहे हैं उसको मसलन, ठीक है। तो आया ये जायज़ है या जायज़ नहीं है, तो वहाँ पर इसका जवाब यहाँ से रोशन हो जाता है, क्योंकि ये अददी हैं। नोट तो किलो के हिसाब से नहीं मिलते ना, अददी होते हैं। तो क्योंकि ये अददी हैं लिहाजा यहाँ पर अगर कमी और ज़्यादती लाजिम आए तो वो सूद नहीं बनता है और वो आपके लिए ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ हो जाती है। अलबत्ता एक शर्त लगाई है आगा सिस्तानी ने, वो ये है कि ये नकदी हो, मामला नकदी हो, एक हाथ दें एक हाथ लें। उधार ना हो कि आप कहें जी मैं अभी देता हूँ मसलन और 2 महीने बाद आपसे या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या हफ्ते बाद आप मुझसे इसके जो है मसलन 1200 रुपये ले लीजिएगा, अभी मुझे
1000 की गड्डी दे दो, 1200 ले लेना, लेकिन 1 हफ्ते बाद। तो ये जो है फिर गड़बड़ हो जाती है। इश्काल किया अगर सिस्तानी ने इसके अंदर, तो इसमें शुबा है उनको कि यहाँ पर सूद शायद लाजिम आएगा अगर ये उधार हो तो। लेकिन अगर उधार नहीं है, नकदी है, कैश पेमेंट है, कैश ख़रीदो फरोख्त हो रही है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसा मतलब आप जाती हैं बोल्टन मार्केट पे, वो लेके खड़े हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, आपने पैसे दिए, उसने पकड़ा दिया आपको, आप लेके घर आ गई, तो वो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, जहाँ तक ये तो एक इब्तदाई तौर पे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि क्योंकि सूद का एक शाइबा होता है, इस वजह से ये सारी बातें आती हैं और ये सारे मसले जो हैं वो आते हैं। ठीक है, मसला जो आता है असल में वो ये आता है कि हम जो फॉरेक्स की बात करते हैं, तो फॉरेक्स में अब आपको ये देखना है कि आया आपके लिए जो है वो ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। एक आइडिया तो आपको यहीं से हो गया होगा कि जो बयान किया गया है कि आपके लिए जायज़ है या जायज़ नहीं है, क्योंकि अर्ज़ किया कि अददी हैं ये चीज़ें, तो कैश में तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, इसलिए कैश का तो कोई मसला लाजिम नहीं आता है। बाकी जो बचता है आ जाके वो ये बचता है कि अच्छा, इसमें भी मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, आगा ने जो बातें कही हैं कुछ, देखें, पहला मरहला तो ये हम करते हैं कि जो दो करेंसीज आपस में बेची जा रही हैं, अभी सारा कैश में ज़हन में रखें आप, अभी हम कैश की बात कर रहे हैं। जिन दो करेंसीज का मामला किया जा रहा है वो दोनों अलग अलग हैं। आप डॉलर दे के यूरो ले रही हैं या यूरो दे के डॉलर ले रही हैं, और ज़ाहिर बात है जब आप करेंसी बेचती हैं तो जो बेचने वाला होता है बीच में बंदा जो ये अपना सर्राफी का काम कर रहा है, मनी एक्सचेंजर, ज़ाहिर बात है वो कोई खिदमत खल्क के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना, वो कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो वो आपसे ज़ाहिर बात है ज़्यादा चार्ज करेगा। मतलब फ़र्ज़ करें $1000 के मुकाबिल में, हालांकि मुझे एक्चुअली इस वक्त रेट क्या चल रहे नहीं मालूम, लेकिन एक सिर्फ एक फ़र्ज़ी मिसालें हैं ये सारी। फ़र्ज़ करें $1000 के मुकाबिल में अगर आप कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो मसलन 800 यूरो आपको मिलने चाहिए, लेकिन वो आपको जो है 800 यूरो में नहीं देगा, 850 यूरो में देगा। ज़ाहिर बात है कमाएगा वो आपसे, यानी 850 के मुकाबिल में देगा का मतलब ये होगा कि ये 1000 से ऑब्वियसली बढ़ जाएगा ना, यानी इस तरफ $1000 है तो उधर 1000, मतलब फ़र्ज़ करें 50 का आप लगा लें, $50 से थोड़ा सा ऊपर चलेगा, मतलब 1000 $60-70 बन जाएंगे। तो $60-70 1000 के ऊपर आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो। तो कहने का मकसद ये है कि नॉर्मली इसके अंदर कहानी यही चल रही होती है, लेकिन करेंसीज़ क्योंकि अलग अलग हैं, तो आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर करेंसीज़ अलग अलग हों तो इसमें न कैश में कोई मुश्किल है न उधार में कोई मुश्किल है, अगर करेंसीज़ अलग अलग हों। लिहाजा आप उधार में भी अगर बेचते हैं कि जी आपको मैं $1000 बेचता हूँ, मसलन फ़र्ज़ करें 850 यूरो के मुकाबिल में, और मसलन 2 हफ्ते बाद पेमेंट करूँगा मैं आपको, तो ये भी सही है। और इसको अगर आप कैश के अंदर ले जाएं, आपने एक हाथ से दिए उसको, एक हाथ से लिए उससे, ये भी आपके लिए सही हो जाएगा। जैसा मसलन आजकल हज का ज़माना है, लोगों को आमतौर पर सऊदी रियाल चाहिए होते हैं, अब वो पाक रुपीज़ दे रहे हैं और रियाल ले रहे हैं, वापस आने के बाद रियाल देगा और पाक रुपीज़ लेगा मसलन, ठीक है ना। या नॉर्मली अक्सर मुल्कों में ये होता है कि आप क्या कहते हैं, अगर डॉलर लेकर जाते हैं तो वो बिलाखिर एक उसकी एक्सचेंज करना भी आसान होता है और वैल्यू भी ज़्यादा होती है, पैसे भी थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो भी आपने यहाँ से डॉलर ख़रीदें, वहाँ जाके यहाँ से आपको फ़र्ज़ करें रियाल नहीं मिले, वहाँ जाके डॉलर के अगेंस्ट रियाल लेंगे या रियाल के अगेंस्ट डॉलर, तो ये सारी सूरतें वही बनती हैं कि जहाँ पर ये कैश में भी हो तो भी सही है, और ये कैश की बजाय अगर क्रेडिट पे हो, उधार पे हो, तो उसमें भी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अगर दोनों तरफ की करेंसीज जो हैं वो अलग अलग हों। अच्छा, ये अभी बात हमारी हो रही है उस सूरत में कि जहाँ पर मिलाकर क्योंकि बाज़ इदारे इस किस्म की भी हरकतें कर रहे हैं कि सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी
एंट्रीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ी $1000 उन्होंने आपको बेचा है, फ़र्ज़ी आपने उसको जो है यानी कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो रही होती बीच में, तो अभी हमारी उसकी बात नहीं हो रही है, अभी हमारी बात हो रही है वाकई, हाँ वाकई यानी एक मनी एक्सचेंजर है या एक कंपनी है जिसके ज़रिए आप ये लेन देन कर रहे हैं, या आपका काम ही यही है। बाज़ लोग जो है वो सर्राफ़ी का काम करते हैं, उनका काम ही ये दुनिया जान में वो अपना मसलन फ़र्ज़ करें वो लीगल उसके पास लाइसेंस है इस काम करने का, और वो काम कर रही कि दुनिया जहान में जो है वो करेंसीज़ की ख़रीदो फरोख्त करता है, जहाँ पे उसको सस्ती मिल रही होती है वो ख़रीद लेता है, फिर जब बेचना होता है जहाँ पे उसको महंगे कीमत मिल रही होती है वो बेच देता है। तो इस किस्म का कैश में और क्रेडिट में जब दोनों तरफ जो है वो करेंसीज़ अलग अलग हों, अगर सीस्तानी फरमाते हैं कि इसमें कोई हरज नहीं है, ये मामला सही है और जायज़ है। ये उस सूरत में कि जब दोनों की करेंसीज़ अलग अलग हों। अगर करेंसी एक ही हो तो वहाँ पर आगा फरमाते हैं कि अगर कैश के अंदर आपका मामला है, ख़रीदो फ़रोख्त कैश के अंदर कर रहे हैं आप, कैश से मुराद हुई नकदी उधार के मुकाबिल में, तब तो कोई मुश्किल नहीं है, तब तो ये ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है अगर कैश फॉर्म में आप कर रहे हो तो। लेकिन अगर क्रेडिट फॉर्म में करें आप तो ये जायज़ होने में इश्काल है, इस पर इश्काल लगाए नहीं, एहतियात की बिना पर ये जायज़ नहीं है। बस अगर करेंसी अलग अलग हो तो दोनों सूरतों में जायज़ है, और करेंसी अगर एक ही जैसी हो तो वहाँ पर अगर कैश में हो तो जायज़ और उधार में हो तो वो जायज़ नहीं बनती। ये तो एक मसला हो गया। इसके बाद जो मसला आता है वो ये आता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने जो है मसलन फ़र्ज़ करें कि आइंदा के लिए बेच रहे हैं, अभी नहीं बेच रहे, फौरी काम नहीं हो रहा, तो यानी दोनों तरफ से जो है अगर फ्यूचर ही के हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है तो इसको मामला ही नहीं मानते आगा, क्योंकि अभी तो कुछ ना लेन हुआ है ना कुछ देन हुआ है। अगर कोई भी एक चीज़ वजूद में आ जाएगी, मतलब फ़र्ज़ करें आपने दे दिए और उसने देना है, तो ये उधार वाली सूरत में चली जाएगी, नकद नहीं बनेगी। दोनों ने एक साथ दे दिए तो ये नकद होता है, दोनों में से कोई एक बाद में देगा, एक अभी दे रहा है तो ये उधार के अंदर चली जाएगी। तीसरी सूरत ये बनती है कि दोनों ने अभी नहीं दिया, बस करारदाद किया कि मतलब फ़र्ज़ करो 1 महीने बाद मैं तुमसे $1000 इस कीमत पे ख़रीदूँगा, और सामने वाले ने ओके किया, तो इसकी हैसियत क्या है शरई निगाह में, शरीयत की निगाह में? कहते हैं शरई तौर पर अगर आप इसको देखें तो शरअन इसकी कोई ख़ास हैसियत नहीं है, ये सिर्फ़ एक वादा है, यानी ये कोई मामला नहीं बना, क्योंकि मामला जब तक आप कुछ देंगे नहीं या कुछ लेंगे नहीं उस वक्त तक मामला नहीं बनता है। और फ़र्ज़ ये कि क्योंकि फ्यूचर की हवाले से बातचीत हो रही है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, इसमें कुछ लेन देन हुई है, फ़िज़िकली कोई लेन देन नहीं हुई है अभी, सिर्फ अभी समझे कॉल व करार ही है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद मैं इतने डॉलर तुमसे इस कीमत पे ले लूँगा, या मैं इतने डॉलर इस कीमत पे तुम्हें बेच दूँगा। तो ये जो सूरत हाल है, कहते हैं कि ये तो मामला बना ही नहीं है, ये सिर्फ़ एक वादा है, और जो वादे के अहकाम हैं वो इसके ऊपर जारी होंगे। बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक अगर वादा करते वक्त आपके जहन में ये नहीं था कि आपने इसको वफ़ा नहीं करनी, तो आप उसको तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। यानी वादा करते वक्त अगर आपकी नीयत में खोट नहीं था और बाद में आ गया तो आप ये वादा तोड़ सकते हैं। बाज़ कहते हैं कि एहतियात यह है कि ना तोड़ा जाए, तो वो फिर जो भी वादे के अहकाम होंगे वो उसके ऊपर जारी होंगे। इसके ऊपर मामले के अहकाम जारी नहीं होंगे कि आप कहें कि जी ख़रीदो फ़रोख्त हुई है और मामला हुआ है और मामले के जो अपने अहकाम हैं वो इसके ऊपर जारी हों, ये ज़रूरी नहीं है। ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ जो अहमियत की हामिल है, ये जो हमारी ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, कि देखिए बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नौअन शायद वो मार्केट की अगर हम उसको देखें, ट्रेंड को देखें तो वो चल ही रही होती हैं, लेकिन बिलाखिर अब मसला बयान करने के हिसाब से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि ख़रीदो फ़रोख्त के का कायदा ये है कि ख़रीदो फ़रोख्त उस सूरत में सही बनती है कि जब आपकी जो दी जाने वाली चीज़ है वो भी मुअय्यन हो और जो ली जाने वाली चीज़ है वो भी मुअय्यन हो। यानी आपको पता हो कि कितने डॉलर मसलन यूरो के मुकाबले में आप ले रहे हैं या दे रहे हैं। अगर बग़ैर किसी मक़दार को तय किए मामला करते हैं
मजहूल मकदार के ऊपर, जिसकी मकदार मालूम नहीं है, चाहे दोनों तरफ से मालूम ना हो चाहे एक तरफ से मालूम ना हो, तो उस सूरत में वो मामला बातिल हो जाएगा, वो मामला सही नहीं कहलाएगा। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बाकी चीज़ों का भी यही मसला है। फ़र्ज़ करें आपने जो है वो कोई घर ख़रीदना है, तो घर ख़रीदने के लिए फ़र्ज़ करें मेरे पास 4-5 घर हैं, मैं कहता हूँ चलो मैं 5 घरों में से कोई एक घर आपको बेचता हूँ, आप कहते हैं ठीक है मैं जी ख़रीद लिया, ठीक है। अब वो कौन सा घर मिला आपको भी नहीं मालूम, मैंने भी अभी अपने दिमाग में तय नहीं किया कि मैंने कौन सा वाला है, कोई एक। अब ये कोई एक तो ये पाँचों में से कोई भी हो सकता है ना, तो ये मामला बातिल है, ये मामला सही नहीं होगा। ये छोटे पैमाने पे भी हो तब भी यही हाल है, बड़े पैमाने पे हो तब भी यही हाल है। ये हत्ता निकाह में भी ये बात आती है, किसी की 4-5 बेटियां, कहते हैं मैं अपनी किसी एक बेटी का निकाह तुमसे करता हूँ, सामने वाला कहता है मैं कबूल करता हूँ, तो अब कौन सी गई? किसी को भी नहीं पता ना उसको पता ना उसको पता, उसको कौन सी मिली उसको भी नहीं पता, इसने कौन सी दी उसको भी नहीं मालूम। तो ये असल निकाह बातिल है, ये मामला ही बातिल है। तो ये हर जितने भी उकूद हैं और मामलात हैं उन सब के अंदर ये बहस आती है कि जब आप मामला करते हैं तो जो दो तरफ जिनके दरमियान अगर ख़रीदो फ़रोख्त है तो वो जो जिन्स और उसकी कीमत है, अगर निकाह है तो शौहर और बीवी, ये सब मुअय्यन होने चाहिए, तय होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। कल को झगड़ा हो जाए, फ़र्ज़ करें आपने जो है कोई भी एक बेटी उसने कहा मुझे तो ये वाली नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाली चाहिए, अब ये और वो के अंदर ही झगड़ा होता रहेगा। तो इसलिए ये झगड़ों से बचने के लिए शरीयत कहती है कि ज़रूरी है कि आपके लिए चीज़ें क्लियर हों, वाज़ेह हों, मुअय्यन हो कि क्या चीज़ बेच रहे हैं आप, क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं आप, कितनी मकदार में बेच रहे हैं आप, कितनी मकदार में आपको आगे से मिलेगी चीज़। ये सारी चीज़ें आपकी जो भी शराइत, मामले की शराइत हैं, वो सारी शराइत भी होनी चाहिए। लिहाजा अगर वो शराइत उसमें मौजूद नहीं होंगी तो मामला वैसे ही बातिल हो जाएगा। यानी वो अगर फॉरेक्स का नाम भी हो, करेंसीज़ का नाम भी हो, तब भी बातिल हो जाएगा, और अगर करेंसीज़ का होगा तो वहाँ पे भी बातिल हो जाएगा अगर बाकी शराइत मौजूद। मसलन एक शर्त यह है कि जी ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले बालिग़ होने चाहिए। आपने किसी बच्चे को जो है टोपी पहना दी तो ये काफ़ी नहीं होगा, मामला सही नहीं होगा, ठीक है ना। या इसी तरीके से जहाँ पे मुद्दत है, क्रेडिट वाला है, कंडीशन है, तो मुद्दत मुअय्यन होनी चाहिए। आपने कहा जी मैं कुछ दिनों बाद आपको पैसे दे दूंगा, अब वो कुछ दिन ही नहीं आ रहे। जिस तरह कल का होता है, आप कल तो जब हर रोज़ ही कल चलती रहती है, बस कल 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 कहा था, वो कल आएगा, मैं कल कहा था तो इसी तरीके से मुद्दत मुअय्यन होनी चाहिए। लिहाजा जितनी भी ये दूसरी शराइत हैं मामलात की, वो सारी शराइत उसमें होनी चाहिए। बाकी इस एतबार से कि ये करेंसी की ख़रीदो फ़रोख्त है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है अगर दोनों तरफ जो है वो कैश में हो, चाहे जिन्स एक हो चाहे जिन्स अलग अलग हो। और अगर क्रेडिट में हो तो अगर दोनों तरफ अलग अलग करेंसीज़ हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है। अगर एक ही करेंसी होगी तो उसमें आगा सिस्तानी के नज़दीक इश्काल किया गया है कि ये मामला सही होने में इश्काल है, लिहाजा मामला एहतियात की बिना पर बातिल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपकी खिदमत में, चलें अब बात आई है तो अर्ज़ कर दूँ, इसमें बहुत से लोगों का भला भी हो सकता है। देखिए, जब भी ये बात आती है कि मामला बातिल है, तो बातिल होने का मतलब ये तो नहीं है कि आपने कोई गुनाह किया है, ठीक है। बातिल होने का मतलब ये है कि आपने शराइत का ख्याल नहीं रखा, मामला सही वैलिड मामला नहीं है। ये एक वॉइड मामला है जिसको शरीयत ने ओके नहीं किया, ठीक है। शरीयत की निगाह में ये मामला बातिल है। अच्छा, बातिल के अंदर आप कहीं गुनहगार नहीं हो रही हैं, अगर सिर्फ बुतलान की हद तक हो तो आप कोई गुनहगार नहीं हो रही हैं। मतलब यही फ़र्ज़ करें क्या कहते हैं, मसला आला कोई मुद्दत मुअय्यन होनी चाहिए थी, आपने मुद्दत मुअय्यन नहीं की, मजहूल मुद्दत पे आपने जो है वो कोई चीज़ बेच दी। आपने कहा मैं ये बेचता हूँ, पेमेंट कब करूँगा, मैं कुछ दिनों में दे दूँगा, आपने कुछ दिनों के लिए दे दिया उसको। अब ये क्योंकि मुद्दत मुअय्यन नहीं की तो मामला तो बातिल है। अब मामला बातिल होने का असर क्या है, उसका इफ़ेक्ट कहाँ आता है? कहते हैं देखिए, मामला बातिल होने का मतलब ये है कि जो चीज़ मैंने दी है, बेची है, वो उसका मालिक नहीं बना, और जो चीज़ उसने मुझे दी है कीमत के नाम पर, मैं उसका मालिक नहीं बना,
ठीक है ना। यानी देखिए, ख़रीदो फ़रोख्त का जो टारगेट होता है, मेन टारगेट ख़रीदो फ़रोख्त का ये है कि नक़्ल इंतकाल वजूद में आए चीज़ों के दरमियान, मिल्कियत के दरमियान। मेरी चीज़ उसने ख़रीदी है तो वो मालिक बन जाए, आज के बाद से इसका मालिक वो, और उसने जो पैसे मुझे दिए हैं कीमत के तौर पर, तो उन पैसों का मालिक कल तक वो था, आज से मैं उनका मालिक हूँ। ये नक़्ल इंतकाल जो है, मिल्कियत का चेंज होना, ये असल टारगेट होता है ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर, ठीक है। ये असर इसके ऊपर नहीं आएगा अगर मामला बातिल है तो। जब असर नहीं आएगा तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि जो माल मेरी जेब में आया है वो अभी भी उसी का है, और जो माल उसकी जेब में गया है वो अभी भी मेरा है। यानी मैं अगर जाऊं उसको बोलूं भाई मेरा मोबाइल वापस कर दो, मामला बातिल था हमारा, मेरा मोबाइल वापस कर दो, वो मजबूर है, मुल्ज़म है, पाबंद है इस बात का कि मुझे वापस करे। वो नहीं कह सकता मैंने तो ख़रीद लिया भाई, मैंने कहा था आपको कुछ दिनों में दे दूंगा पैसे। आप कह सकते हैं कि आपके कुछ दिनों में नहीं मरवाया है ये जो आपने मुअय्यन नहीं किया और ये कहा कुछ दिनों में दे दूंगा, इसी की वजह से मामला हो गया बातिल। जब मामला हो गया बातिल तो वो मेरी चीज़ है। हमारी देखें मुश्किलात जो हमारी हैं वो ये है कि हमारे माशरे में दीन शरीयत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। लिहाजा हम लोग कितनी जगहों पर जहाँ पर हमारा हक़ नहीं बनता, हम उन चीज़ों को लेके बैठे हुए होते हैं, उनको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। सामने वाला लेने आता है उसको देते भी नहीं है, धौंस भी जमाते हैं, झगड़ते भी हैं, और जो उससे आगे के मरातिब जो आप तसव्वुर कर सकती हैं कर लें खुद ही, वो सारे भी अंजाम दे देते हैं। जबकि उसका मुझे इतना सा भी हक़ नहीं होता कि मैं ये सारे काम अंजाम दूँ, इसलिए कि वो चीज़ मेरी हुई नहीं। अब वो अगर मुझसे मांग रहे तो मैं वाजिब है मुझ पर कि मैं उसको पलटाऊँ। कितने लोग पलटाते हैं? मैं उस पैसे को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, सामने वाला। कितने लोग हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं? तो असर फ़िक़ही तौर पर तो यही है कि ये मामला बातिल है, यानी ये कि मिल्कियत तब्दील नहीं हुई, यानी ये कि मेरी चीज़ उसकी जेब में पड़ी हुई है लेकिन मेरी है, उसका माल मेरी जेब में पड़ा है लेकिन। अब इसके ऊपर जो अहकाम मुतरत्तिब होते हैं वो होने चाहिए, ये हमारे ज़हनों में ये बात आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लिहाजा चलें जी, ये तो फ़िक्री मसला तो ये हो गया जी, मैं ना सामने वाला मोबाइल का मालिक बना ना मैं पैसे का मालिक बना। अब करना क्या है? इसमें एक छोटा सा जिसको कहें अब पॉइंट है जो एक बेनिफिट देता है हमें भी और उसको भी, सामने वाले को भी। वो ये है कि अगर सामने वाला इस बात को समझने के बावजूद कि मामला बातिल है, इस बात पर राज़ी हो कि मैं उसके मोबाइल को यूज़ करूं, तो मैं यूज़ कर सकता हूं। और मैं अगर ये जानते हुए कि ये मामला हमारा बातिल हो गया है, मैं राज़ी हूं इस बात पर कि वो उस पैसे को इस्तेमाल करे, तो वो पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। नतीजतन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जाके उसको दूँ वापस। अगर मुझे ये इत्मीनान है कि सामने वाला इस मोबाइल के इस्तेमाल पर राज़ी है, अच्छा उसने बेचा इसीलिए था। कम मवारिद होते हैं जहाँ पर बेचने के बाद कोई पछताए और कहे जी मुझे वापस करना है, वरना 95% मवारिद ऐसे ही मिलेंगे आपको कि सामने वाला जो चीज़ बेच रहा होता है वो बेचता है इसीलिए कि मैं इस्तेमाल करूँ, और मैंने जो पैसे निकाल के उसको दिए हैं, मैं कुछ चंदा तो नहीं दे रहा ना उसको, मैंने दिए इसलिए कि वो उसको इस्तेमाल करे। तो एक रज़ामंदी का उन्सुर दोनों साइडों पर होता ही है नॉर्मली, इल्ला कोई एक्सेप्शनल केस हो तो एक अलग बहस है। तो इस एतबार से जितने भी बातिल मामलात होते हैं, अब चाहे फॉरेक्स का हो चाहे गैर फॉरेक्स का हो, मिसाल मैंने मोबाइल की दी है, किसी भी चीज़ का जहाँ पे भी मामला आपका बातिल हो गया ना, तो बातिल मामले में ये एक गुंजाइश होती है अपनी जगह पर कि अगर आपको ये इत्मीनान है कि सामने वाला इस माल पर के इस्तेमाल पर राज़ी है, वलो आप उसको जाके बताएं जी मामला बातिल, अगर आप वापस लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। लेकिन कहेगा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने तो ज़रूरत, मेरे को पैसों की ज़रूरत थी, मैंने बेच दिया, आप इस्तेमाल करो, कोई मुश्किल नहीं है। यही चीज़ आपको मोबाइल चाहिए था, आपकी जेब में पैसे थे, आपको पैसे नहीं चाहिए थे, आपको मोबाइल चाहिए था। लिहाजा आपने के पास अगर वो आए
तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, कोई मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने दे दिया, कोई मुश्किल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर भी मामला बातिल निकल आए, तो बातिल निकलने का मतलब ये नहीं होता कि ज़रूरी है कि आप फ़ौरन पहुँचें उसके पास और चीज़ को वापस करें और अपने पैसे लेकर आएँ, नहीं, बल्कि अगर ये इत्मीनान आपके पास मौजूद है तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। यही अब बात आई है, मैं एक इशारा कर दूं आपकी खिदमत में कि यही शर्त आग़ाज़ सिस्तानी बैंक के उस प्रॉफिट में लगाते हैं जो प्राइवेट मुस्लिम बैंक से मिलता है आपको। प्राइवेट मुस्लिम बैंक में आपने पैसा रखवाया हुआ है, वो आपको मंथली बेसिस पे, 3 मंथ पे, 6 महीने पे, साल पे, जब भी जैसा आपने रखवाया हुआ है वो आपको इस पर प्रॉफिट दे रहा है। तो आग़ाज़ सिस्तानी कहते हैं क्योंकि मामला बातिल था, सूदी मामला था, तो बातिल होने की वजह से आप इस पैसे के जो उसने आपको दिया है मालिक नहीं बनते। लेकिन हाँ, अगर आपको ये इत्मीनान है कि जाके आप अगर बैंक का जो ऑनर है उसको बोलेंगे कि भाई ये पैसे आप ही के हैं, मैं मालिक तो नहीं बना, तो वो आपको कहेगा कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल कर लो। कि नॉर्मली ये इत्मीनान होता है इसलिए कि वो देता ही इस्तेमाल के लिए, आपको किस लिए देता है? वापस लेने के लिए देता है। वो दे ही इसलिए रहा आपको कि आप इसको इस्तेमाल करें, तो नॉर्मली ये इत्मीनान होता है। तो आप उसके मालिक ना बनने के बावजूद उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें कोई सदका वदका भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक नई चीज़ भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, शायद आपके लिए नई हो सकता है ना भी हो, लेकिन हो सकता है, वो ये कि ये जो प्रॉफिट आपको मिला है, आपने प्रॉफिट विड्रॉ करवाया, ठीक है, और उन पैसों में से कुछ पैसे बच गए और आपके खुम्स की डेट आ गई, इस पैसे पे खुम्स होगा या नहीं होगा? इस पैसे पे खुम्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इसके मालिक ही नहीं हैं, ये तो किसी और का पैसा मेरी जेब में पड़ा हुआ है। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये पैसा अगर आपका पड़ा रहे तो आपको इस पर खुम्स भी नहीं देना होगा। अगर उस पैसे से खरीदी हुई चीज़ खरीद लें तो चीज़ पे देना पड़ेगा, पैसा ही रहने, चीज़ पे देना पड़ेगा। खूब, तो ये मसला था फॉरेक्स का। अच्छा, फॉरेक्स में मेरे जहन में तो इससे ज़्यादा कोई ख़ास मसाइल नहीं आ रहे हैं। बाकी एक फ्यूचर ट्रेडिंग का होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि उसका बहुत पूछा जाता है। वो असल में सिर्फ वो असल मामला ही नहीं बनता है, वो सिर्फ एक कौल करार है, एक वादा वईद है। अब वादे वाले अहकाम उसके ऊपर जारी होंगे कि तोड़ना आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, अगर आप ऐसे फ़कीर की तकलीद में है कि जो उसको तोड़ना जायज़ समझते, जैसे आगा खुद समझते थे। और ज़ाहिर है जो मुझे अब याद पड़ा, आगा सिस्तानी का भी इसी टाइप का कुछ मसला था। बाकी जो है आगा खुमैनी मना करते थे, तो उनकी तकलीद में अगर आप हैं तो आप नहीं तोड़ सकती हैं, तो वो आपको फिर पूरा करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो सूरत हाल आपकी खिदमत में अर्ज़ की, वो तकरीबन कमोबेश हुई है मसले जो आपकी खिदमत में बयान किए। जी हो, देखिए क्रिप्टो करेंसी अब वो किसी भी फॉर्म में हो, उसके मुख्तलिफ बिटकॉइन और पता नहीं और कौन कौन से कॉइन बनते जा रहे हैं, अब किसी भी फॉर्म में हो, आग़ाज़ सिस्तानी एहतियात वाजिब लगा कर मना करते हैं। आग़ाज़ सिस्तानी के नज़दीक क्रिप्टो करेंसी उससे ख़रीदो फ़रोख्त करना एहतियात वाजिब की बिना पर जायज़ नहीं है, तो वो मना करते हैं। अब क्योंकि उनकी एहतियात है तो मसला आता है आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने वालों में अगर आप आगे शुबैरी ज़ंजानी को देखें तो वो ये कहते हैं कि अगर आपके मुल्क में कानूनी खिलाफ वर्जी इसके बारे में नहीं हो रही, जैसा मैंने सुना कि हमारे पाकिस्तान में तो इस अलाउड नहीं है, लेकिन अगर किसी ऐसे मुल्क में आप रह रही हैं जहाँ पे ये अलाउड है इससे मामला करना, और आप कोई हराम चीज़ों में उस ख़रीदो फ़रोख्त में इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, तो वो कहते हैं जायज़ है, आप उसके ज़रिए मामला कर सकते हैं या उसको ले सकते हैं। और आगा वहीद भी ज़ाहिरन यही कहते हैं कि अगर ये खिलाफ कानून नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये क्रिप्टो करेंसी का मसला।
नेशनल सेविंग के जो होते हैं, नेशनल सेविंग का प्रॉफिट, क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है, उसके प्रॉफिट में आपको आधा जो है किसी दीनदार शरीफ फ़कीर को सदका करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको फ़ायदा हासिल करना है तो नेशनल सेविंग की बजाय इसको किसी प्राइवेट बैंक में रखवाएं पैसे को, उसमें सदका नहीं देना पड़ता। बाकी आधे के मालिक होंगे। आप मजलूल माल की नीयत से उसको अक्स करें, आधा खुद रखें, आधा सदका कर दें। वो बचेगा तो खुम्स होगा ना, अगर बचे तो उसका भी आप ले सकती हैं काफिर का माल लेने की नीयत से, और उसके अंदर जो बचेगा तो उसका खुम्स देना पड़ेगा आपको, मालिक हो जाएंगे उसमें। जैसे ओल्ड एज वाले पाते हैं नेशनल सेविंग भी, रिटायर हो गए, पैसा रखवाया उन्होंने सारी पेंशन वगैरह, तो उसमें भी यही है कि आधा प्रॉफिट, उसमें भी यही है। देखिए इनका रेशो कोई बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं होता ना। मसलन अगर प्राइवेट बैंक 7% दे रहे तो ये 9% दे रहे होंगे, 2% हैं। प्राइवेट बैंक आजकल दे नहीं रहे, बहुत अला मैंने कहा ना कि जो मेरे जहन में पुराना, मैं तो जारी बात है हर रोज़ जाके बैंक को नहीं चेक करता हूँ, लेकिन जो पुराना मेरे जहन में बैठा हुआ है तो वो यही है कि इनका 1-2% का डिफरेंस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने आधा दे दिया और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो वो 1-2% कम होने के बावजूद आपकी जेब में ज़्यादा आएगा, उसमें तो आधा आएगा ना आपकी जेब में। फ़र्ज़ करें वो 10% दे रहे हैं या 8% दे रहे हो, फ़र्ज़ करें, सही ना, तो वो 10% दे रहे हैं या 8% दे रहे हैं, 10 में से आप आधा दे देंगी तो 5% आपकी जेब में आएगा, इसमें 8% जेब में आएगा, तो ज़्यादा ही आएगा ना जेब में। तो इसलिए अगर पैसे के लिए रख रहे हैं कि पैसा मिले मुझे, तो प्राइवेट बैंक या काफिर बैंक अच्छा है। काफिर बैंक शायद पाकिस्तान में कोई है नहीं, कराची वराची में नहीं मालूम वो काफिर बैंक है या नहीं है, वल्लाहु आलम। और बाकी जो है वरना मुस्लिम प्राइवेट बैंक वो तो सारे ही हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, बजाय इसके कि आप उसको वहाँ कहीं रखें।